नाज़रीन, फ़लस्तीन की जानिब से एक बार फिर इसराइली शहरों और उनकी सेटलमेंट्स पर और उनके टाउन्स पर बमबारी की गई है और इस बार शहरों के साथ साथ जो उनकी बंदरगाहें हैं उनको भी निशाना बनाया गया है। और इसके साथ साथ नाज़रीन, इसराइल की जानिब से शाम पर हमला किया गया है। गुलान हाइट्स से बहुत बड़े हमले इस वक्त शाम पर किए गए हैं और शाम भी इसकी भरपूर जवाबी कार्रवाई की तैयारी कर रहा है। और लेबनान में नाज़रीन बड़ी खबरें आई हैं कि लेबनान ने कई इसराइली शहरों पर हमला किया है। तो ये तमाम बड़ी तफसीलात आज बरोज़ इतवार आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, लड़ाई पूरी तरह से छिड़ी हुई है, जंग रोज बरोज एस्केलेट कर रही है, चाहे हौसियों का मामला हो, चाहे वो इराक और शाम का मामला हो या फिर लेबनान के हमले हों, पूरी तरह से हमें एस्केलेशन नजर आ रही है। क्योंकि गजा की जंग नहीं रुक रही है। जब जब गजा की जंग बढ़ती रहेगी इस जंग का जो स्केल है वो वाइड होता चला जाएगा और ये फिर साउथ एशिया में भी पहुंचेगा, साउथ एशिया से आगे भी जाएगा और उस तरफ यूरोप में भी इसके असरात होंगे, अमेरिका में भी इसके असरात होंगे। तो जंग जो है वो फैल रही है और खास तौर पे जो बरआज़म अफ्रीका है उसके साथ अब ये मामला कनेक्ट कर रहा है, जो कि बहुत ही एक डेंजरस नौयत जो है वो इख्तियार कर रहा है। सो अभी नाज़रीन, गजा से हमारे पास बड़ी खबरें आई हैं। गजा जो कि इस वक्त दुनिया में सेंटर ऑफ ग्रेविटी बना हुआ है, गजा जो कि दुनिया की जो आलमी सियासत है उसको नए शेप दे रहा है। इस वक्त दुनिया की जो जियो पॉलिटिक्स है वो बदल रही है और उसमें सबसे बड़ा किरदार जो है वो गजा की जंग हुई है। तो सबकी नजरें इस वक्त गजा में लगी हुई हैं। इसराइल पूरा जोर लगाने के बावजूद 6 महीने हो चुके हैं नाज़रीन, पूरा जबर किया गया, हर तरह का जुल्म वहां पर किया गया, कोई ऐसा बम नहीं है जो वहां पर ना गिराया गया हो, लेकिन उसके बावजूद वो गजा को कंट्रोल करने में पूरी तरह से नाकाम हुए हैं और मज़ाहमती तहरीक वहां पर कायम है, पूरी तरह से लड़ रही है। इसीलिए जब हम निगोशिएशन टेबल्स पर भी बैठते हैं तो उसमें फ़लस्तीन का पलड़ा भारी नजर आता है। और आज अगर आप देखें तो सारी दुनिया, इवन अमेरिका से अब ये आवाज़ें उठ रही हैं कि हमास का जो प्रपोजल है ये बिल्कुल ठीक है, हमें इसको मान लेना चाहिए। इसराइल के साथ अब अमेरिका भी उनको डिफेंड करने के लिए तैयार नहीं है, असलहा रोज उनकी बंदरगाह पर आ रहा है, लेकिन इतने हालात उनके लिए खराब हो चुके हैं, इतनी बड़ी उनको इबरतनाक शिकस्त हुई है कि वो ओपनली इसराइल की जो कार्रवाइयां हैं उनको डिफेंड करने के लिए तैयार नहीं है। ये वही अमेरिका है जो पहले कहता था जी इसराइल के लिए कोई रेड लाइन नहीं है, आज उनकी इन कार्रवाइयों को डिफेंड करने के लिए तैयार नहीं है। तो फौजी महाज हो या फिर पॉलिटिकल महाज हो, पॉलिटिकल महाज ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, ये बात आप ज़हन में रखनी है। तो दोनों महाजों पर इस वक्त एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस का, फलस्तीन का जो पलड़ा है वो भारी है। तो अभी जो नाज़रीन सबसे पहला बड़ा हमला किया गया है, गजा से ही हम शुरू करते हैं। नाज़रीन, बमबारी की गई है और उनकी जो सेटलमेंट्स हैं, उनके शहर हैं और उनकी जो पोर्ट्स हैं उनको निशाना बनाया गया, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट पोर्ट जो है वो एश्कलोन है। अब नाज़रीन, ये जो एश्कलोन की बंदरगाह है और इसके साथ अशोद है, ये बड़ी ही इंपॉर्टेंट बंदरगाह है। वैसे तो हर बंदरगाह इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन ये इसलिए इंपॉर्टेंट है कि यहाँ पर इस अमेरिका का असलहा आ रहा है। अमेरिका से भी या बाकी जगहों से भी जो कंपनीज उनको असलहा भेज रही हैं वो इन्हीं बंदरगाहों पर आ रहा है। तो इसलिए ये बड़ी हसास हैं, ये इस वक्त जंग के लिहाज से बड़ी अहम है, ये उनके लिए सप्लाई लाइन का काम कर रही है ये वाली बंदरगाहें। तो इसको जो है वो निशाना बनाया गया। इसराइली मीडिया इसको किस तरह से बयान कर रहा है, स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोजन्स वर हर्ड इन एश्कलोन साउंडिंग लाइक इट वाज कॉज्ड बाय फॉलिंग शेल्स। स्ट्रॉन्ग एक्सप्लोजन्स का लफ्ज जो है वो इसराइली मीडिया इस्तेमाल कर रहा है कि एश्कलोन में बहुत बड़े धमाके जो है वो सुने गए हैं। ये लग ऐसा रहा है कि वहां पर शेल्स आकर गिरे हैं जिससे ये बड़े धमाके हुए हैं। सो ये उनके लिए इस वक्त एक बड़ा हमला हुआ है। अच्छा, इसके अलावा मुजाहिदीन ब्रिगेड बता रही है कि आवर मुजाहिदीन डिस्ट्रॉयड द सेटलमेंट सराउंडिंग गाजा विद मिसाइल साल्वो। ये जो गजा की सराउंडिंग में है वहां पर वो कह रहे हैं कि हमने मिसाइल साल्वो के साथ उनके ये जो सेटलमेंट या शहर इनको आप कह सकते हैं उनको निशाना बनाया। एंड टारगेटेड द कंसंट्रेशंस ऑफ एनिमी फोर्सेस नियर रूट 10 साउथ ऑफ गाजा विद शॉर्ट रेंज मिसाइल। तो एक हेडलाइन में वो 2 तर्ज के हमलों की तफसीलात दे रहा है कि गजा से बाहर जो सेटलमेंट्स हैं उन पर बमबारी की है और फिर एक साउथ में एक हमले की वो बता रहा है जहां पर शॉर्ट रेंज मिसाइलों के साथ अटैक किया गया है इसराइली फौज के ऊपर। तो ये इस वक्त का सबसे पहले 2 बड़े हमले। अब अगले जो ऑपरेशन गजा में नाज़रीन हुए हैं उसमें जो सबसे पहला बड़ा ऑपरेशन है वो है इंजीनियरिंग कॉर्प्स को निशाना बनाया गया है।
इंजीनियरिंग बटालियन के जो है ना उनके सोल्जर्स को निशाना बनाया गया है। और आपको पहले भी बता चुका हूं कि ये इंजीनियरिंग कॉर्प्स जो है ये सबसे उनकी एक अहम तरीन ये फौज है, क्योंकि ये बहुत कम तादाद में है और इनकी ट्रेनिंग बहुत ख़ास होती है, इनका मकसद बहुत ख़ास है। ये टनल्स को तबाह करने के लिए, बिल्डिंग्स को उड़ाने के लिए, एक्सप्लोसिव डिवाइसेस फिट करने के लिए, मतलब इस तरह के बहुत जो है ना इंपॉर्टेंट तरीन और हसास तरीन काम जो है वो ये इंजीनियरिंग कॉर्प्स जो है वो अंजाम देती है। तो ये बहुत थोड़ी तादाद में, इनकी ट्रेनिंग बहुत ख़ास होती है, बहुत मतलब कह लें कि बड़ी मुश्किल तरीन ट्रेनिंग होती है और फिर इसके बाद एक इंजीनियरिंग कॉर्प्स में उनको भर्ती किया जाता है। तो इसराइली आर्मी कंफर्म कर रही है कि सोल्जर्स फ्रॉम 601 कम्बैट इंजीनियरिंग बटालियन वर किल्ड एंड सीरियसली इंजर्ड। ये इसराइली आर्मी इस बात को कंफर्म कर रही है कि इस बेशकीमती जो फौज है उसको भी हलाक और जख्मी किया गया है। फिर नाज़रीन वो बता रहे हैं कि एक ड्रोन को तबाह किया गया है, ड्रोन को मार गिराया गया है जो कि वहां पर इंटेलिजेंस मिशन के ऊपर था। मज़ामती तहरीक ये बता रही है वी शॉट डाउन इन्फेंट्री ड्रोन व्हाइल इट वाज कैरिंग आउट इंटेलिजेंस मिशन ईस्ट ऑफ द गाजा सिटी। अच्छा, अब इसमें ये एक और इंपॉर्टेंट बात है, एक तो ये बड़ा हमला के ड्रोन गिरा दिया, अब पता नहीं मतलब ये कौन से हथियार इस वक्त मज़ामती तहरीक के पास आ चुके हैं कि वो उनके ड्रोन्स गिरा रहे हैं। इसके साथ दूसरी अहम बात यह है कि देखिए जहां पर यह हमला हुआ है यानी गाजा सिटी के ईस्ट में, ये तो नॉर्थ है। गाजा सिटी अगर आप देखें मैप पर तो ये तो नॉर्थ में आ रहा है। तो नॉर्थ में तो इसराइल ये क्लेम कर चुका है कि यहां पर हमने पूरा कब्जा कर लिया है। नॉर्थ में मतलब वहां पर जो यूरोप के लिए, अमेरिका के लिए इसराइली मीडिया उनको यही वो क्लेम कर रहा है, उनकी आर्मी, उनकी हुकूमत के हमने नॉर्थ में मुकम्मल सफाया कर दिया, यहां पर हमारा कंट्रोल है, हमास का यहां पर हमने खात्मा कर दिया है। उसके बाद हमास चली गई साउथ में, फिर ये साउथ में गए, अब कह रहे हैं जी हमास सिर्फ रफा में बची है। तो ये तो नॉर्थ में इतने बड़े आप पर हमले हो रहे हैं, तो इस्मीन के वो तमाम प्रोपेगेंडा अब इनका वहां एक्सपोज हो रहा है। जब ये हमले वहां पर रिपोर्ट होते हैं कि भाई नॉर्थ में ये हमले हो रहे हैं, तो वो जो प्रोपेगेंडा इन्होंने बनाया हुआ था कि हमने नॉर्थ पे कब्जा कर लिया है, वो सारा वहां पर एक्सपोज हो रहा है। इसीलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो नॉर्थ से हमले हम तक पहुंच रहे हैं, रिपोर्ट हो रहे हैं। इसके अलावा नाज़रीन बता रहे हैं कि वी टारगेटेड गैदरिंग ऑफ व्हीकल्स एंड सोल्जर्स साउथ ऑफ गाजा सिटी। अब ये भी समझ लें कि मतलब ये गाजा सिटी है ना, गाजा सिटी का साउथ तो वैसे भी ओवरऑल तो ये नॉर्थ ही बन रहा है, तो ये भी वहीं पर एक हमला हुआ है। अच्छा, इसके अलावा नाज़रीन जो बाकी बड़े हमले हैं उसमें वो बता रहे हैं कि द रेजिस्टेंस इज एंगेज्ड इन फिरक क्लैशेस विद द ऑक्यूपेशन इन मदीनत अल ज़हरा एंड मुगरका। अब ये अल ज़हरा का भी आपको पता है, पिछली वीडियो में हमने आपको बताया था कि अल ज़हरा में भी जैसे जैतून में एक लड़ाई चली थी, उस तरह अल ज़हरा में भी चल रही है। अल ज़हरा को भी फतह करने के लिए हज़ारों की फौज भेजी जा रही है, लेकिन वहां पर वो कंट्रोल करने में नाकाम हो रहे हैं। फिर नजर बता रहे हैं कि आवर फाइटर्स कंफर्म्ड दैट ज़ायनिस्ट फोर्स वाज किल्ड एंड वाउंडेड फ्रॉम अ जीरो डिस्टेंस क्लैश इन द सेंट्रल गवर्नेट। एक पूरी जो फोर्स है उसको वो कह रहे हैं कि हमने ख़त्म किया, कहाँ से, फ्रॉम अ जीरो डिस्टेंस। तो जीरो डिस्टेंस आपको पता है कि आज की जंग में मुमकिन नहीं होता, ये तलवारों का ज़माना नहीं है कि आपने उसकी गर्दन तक जाकर ही उसको ख़त्म करना है, ये बंदूकों और रॉकेट्स और मिसाइलों का ज़माना है। लेकिन फिर भी वो कह रहे हैं कि हम जीरो डिस्टेंस से जाकर उन पर हमला कर रहे हैं, उनको हलाक कर रहे हैं। अच्छा, इसी के साथ नाज़रीन वेस्ट बैंक की भी खबरें आपके साथ शेयर कर देते हैं। फिर जो इसराइल ने हमला किया है शाम के ऊपर वो आपको बताएंगे। वेस्ट बैंक में यू नो दैट के पूरा बैकग्राउंड आपको पता है कि किस तरह वहां पर सूरत हाल एस्केलेट हुई है। इस वक्त हो क्या रहा है कि लश्कर के लश्करों की सूरत में यानी बहुत बड़ी तादाद में फ़लस्तीनी जो है वो मस्जिद अक्सा की तरफ भी जा रहे हैं, बहुत सारे अंदर पहुंच भी रहे हैं। यानी वहां पर अभी ये जो नमाज जुमा गुजरा है वहां पर ऑलमोस्ट 70,000 लोग मस्जिद अक्सा पहुंचे और वहां पर जुमा की नमाज अदा की। और उसमें खबर यह आई कि इसराइली फौज को हुक्म दिया गया कि आप हट जाएं। जब इतनी ज्यादा तादाद में लोग देखे गए कि इनसे यहां पर लड़ा गया तो फिर बहुत वहां पर मामला इसराइल के हाथों से निकल जाना था। तो इसराइली फौज को कहा गया कि आप पीछे हट जाएं और 70,000 फ़लस्तीनी जो है मस्जिद अक्सा में पहुंचे और वहां पर नमाज अदा की। तो उसके बाद इन्होंने अब फौज वहां पर ज्यादा बढ़ाना शुरू कर दी है, ठीक है ना, अब के इनको बिल्कुल हम वहां पर जाने नहीं देंगे। तो क्लैशेस वहां पर शुरू हो चुके हैं, ये रिपोर्ट्स वहां पर आ रही हैं और इनके मुख्तलिफ जो सेटलमेंट्स हैं मुख्तलिफ शहरों के अंदर उस पर हमले बहुत तेज हो रहे हैं रोज बरोज। और इसीलिए CIA के डायरेक्टर ने कहा कि वेस्ट बैंक की जो सूरत हाल है वो इन्फ्लेमेटरी है,
کہ یہاں سے جو لاوا پھٹے گا اس کی تباہی بہت دور تک جائے گی، یہ سی آئی اے کے ڈائریکٹر کہہ رہا ہے۔ تو کچھ تو ویسٹ بینک میں ایسا ہو رہا ہے نا جس پر سی آئی اے کا ڈائریکٹر اس کو بیان جاری کرنا پڑ گیا کہ یہاں پر صورتحال بہت خوفناک ہے، کیونکہ اصل دیکھیں لڑائی تو یروشلم کی ہے نا، مسجد اقصی کی ہے، تو یہاں سے جب ایک مطلب لاوا پھٹے گا تو پھر اس کے اثرات بہت دور تک جائیں گے۔ اچھا ابھی جو تازہ ترین حملے ہوئے ہیں اس میں بتا رہے ہیں کہ our fighters in Hebron brigade carried out shooting operation in direction of occupied Gush Etzion settlement۔ اب یہ گش ایتزیون جو سیٹلمنٹ ہے نا، یہ بھی ان کی ایک بڑی اہم سیٹلمنٹ ہے، اس پر وہ جا کر کہہ رہے ہیں کہ ہم نے کلیش کیا ہے اور ان پر حملہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ بتا رہے ہیں armed clash between Palestinian resistance and the occupation forces in the old city of Hebron and settlers are asked to stay home۔ وہاں پر سیٹلر جو اتنے زیادہ ظالم ہیں، یعنی یہ اسلحہ بھی کیری کرتے ہیں، آپ کو سارے بیک گراؤنڈ کا پتہ ہے کس طرح یہ فلسطینیوں کو شہید کر کے ان کا گھر، ان کی زمینیں چھین لیتے ہیں، ان کو گھروں سے نکال دیتے ہیں، بچوں کے سامنے ان کے پیرنٹس کو شہید کر دیتے ہیں۔ اب ان سیٹلرز کو کیا کہا جا رہا ہے؟ سٹے ایٹ ہوم۔ او بھائی پوری طرح سے ویسٹ بینک ان کے کنٹرول میں، آپ کی جرت نہیں ہے کہ آپ کسی سیٹلر کی طرف انگلی بھی کر سکیں، ٹھیک ہے نا، یہ وہاں پر حالت ہے۔ آج کیا پیغام جاری ہو رہے ہیں؟ سٹے ایٹ ہوم۔ تو بھائی کچھ تو ایسا وہاں پر ہو رہا ہے نا جو پورا ہم تک نہیں پہنچ رہا، لیکن اس طرح کی خبروں سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ وہاں پر ایکچولی کیا ہو رہا ہے۔ یعنی جو یہ سیٹلر جو ہیں یہ فوج ہی ہے ان کی، یعنی وہاں پر ایک تو ہر شہری 2 سال فوج میں نوکری کرتا ہے، وہ وہاں کا ہر شہری فوجی ہوتا ہے، لیکن یہ والے جو سیٹلر ہیں، یعنی دیکھیں ایک اسرائیل ہے، مطلب باقی جو ہے اسرائیل جو ہے، ایک ویسٹ بینک ہے، ویسٹ بینک میں انہوں نے آبادیاں قائم کی ہوئی ہیں، تو ان کو سیٹلر کہا جاتا ہے۔ تو یہ جو سیٹلر ہوتے ہیں یہ مطلب یہ بالکل الگ طرز کا یہ یہاں پر معاملہ ہوتا ہے، ان کی سیکیورٹی، جس طرح سے وہ اپنے ساتھ اسلحہ کیری کرتے ہیں، جس طرح کی ان کو ٹریننگ دی جاتی ہے، تو یہ ویسٹ بینک کا معاملہ جو ہے نا وہ بالکل الگ ہے۔ یعنی وہ جو اسرائیلی جو ویسٹ بینک کے باہر یعنی جو باقی ٹیریٹری ہے اس کے اندر رہ رہے ہیں وہ اسرائیلی مختلف ہو سکتے ہیں، لیکن یہ جو سیٹلر ہیں جن کو خاص کر کے ویسٹ بینک میں بسایا جاتا ہے وہ بستیاں قائم کر کے، یہ تو بہت ہی مطلب ان کو آپ ایک پورا فوجی کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے نا، جس طرح کی ان کا پورا ایک انوائرمنٹ ہوتا ہے، جس طرح کی ٹریننگ اور سارے معاملات ہوتے ہیں، تو وہ جو ہیں وہ سیٹلر مطلب جن کا کام یہ ہے کہ جانا اور ان کے گھر چھیننا اور ان کے ساتھ مطلب پتہ نہیں کیا کیا کرنا، مطلب مرڈر میں یہ سارے ملوث ہیں، اس لیے تو آج ان پر وہ پابندیاں یورپ وغیرہ سارے لگا رہے ہیں سیٹلرز کے اوپر۔ تو ان کو کہا جا رہا ہے کہ سٹے ایٹ ہوم، تو یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، جیسا کہ مثال کوئی بھی عام شہری کسی ریاست کا ہوتا ہے، یہ وہ والے نہیں ہیں، تو یہ ان کا بالکل ایک مختلف وہاں پر معاملہ ہے۔ تو یہ اتنے اب ڈر گئے ہیں کہ جو دھڑلے سے جاتے تھے کسی بھی فلسطینی کا گھر پسند آیا اس کو نکال دیا، ان کو کہا جا رہا ہے کہ سٹے ایٹ ہوم۔ اچھا اس کے علاوہ ناظرین اسرائیلی آرمی چیف کہہ رہا ہے وی آر ان اے وار آن ملٹیپل ایریناز۔ اسرائیل کا آرمی چیف یہ کہہ رہا ہے کہ صرف غزہ کا معاملہ نہیں ہے، صرف ویسٹ بینک کا معاملہ نہیں ہے، ہمارے خلاف کئی محاذ کھلے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، اور کئی محاذ کے اوپر ہم لڑ رہے ہیں، یعنی کئی فرنٹس ہمارے خلاف کھلے ہوئے ہیں۔ تو ابھی تو یہ فرنٹس اور آپ کے خلاف کھلنے ہیں، ابھی آنے والے دنوں میں دیکھیے کہ آپ کے ساتھ ہوتی ہے کیا۔ اچھا یہ تو غزہ سے متعلق اور ویسٹ بینک سے متعلق خبریں ہوگی، اب آپ کو شام کے متعلق اپڈیٹ کرتے ہیں۔ اسرائیل نے ناظرین سیریا کے اوپر اٹیک کیا ہے، اور یہ ذرا پہلے سٹیٹمنٹ آپ دیکھیے کہ کس لیول کا یہ اٹیک تھا۔ یہ بتایا جا رہا ہے کہ گولان ہائٹس سے یہ بڑے حملے جو ہیں وہ سیریا پر کیے گئے ہیں۔ اسرائیلی اگریشن فرام دا ڈائریکشن آف آکوپائڈ گولان ہائٹس ٹارگیٹڈ نمبر آف پوائنٹس ان دا صدرن ریجن۔ نمبر آف پوائنٹس کے اوپر اسرائیل نے جا کر اٹیک کیا ہے، کہاں سے؟ گولان ہائٹ سے۔ دا ایئر ڈیفنس انٹرسپٹڈ دا میزائل اینڈ شاٹ ڈاؤن some of them and the aggression resulted in one soldier being injured and some material losses۔ اس کا نقصان کیا ہوا ہے؟ سیریا یہ شام یہ کلیم کر رہا ہے کہ ایک سولجر ہمارا انجرڈ ہوا ہے اور مٹیریل لاسز ہوئے ہیں۔ اچھا اب یہ ناظرین حملہ ہے اور اس حملے کی ٹائمنگ بہت زیادہ اہم ہے، ٹھیک ہے۔ اس وقت شام کے جو ڈیفنس حکام ہیں یعنی اعلیٰ فوجی آفیشلز ہیں وہ کہاں پہنچے ہوئے ہیں؟ ایران میں۔ یہ پچھلی ویڈیو میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں۔ تو اس وقت وہ ایک سرپرائز وزٹ کر رہے ہیں ایران کا، اور وہاں سے خبریں یہ آ رہی ہیں کہ بہت چیزیں وہاں پر طے ہو رہی ہیں۔ کیونکہ سیریا جو ہے وہ اناؤنس کر چکا ہے شام کے ساتھ جنگ۔ یہ بات آپ ذہن میں رکھیں، سیریا نے کیا اناؤنس کیا ہوا ہے کہ وی آر گوئنگ وار ود اسرائیل، اور ہمیں رائٹ ٹائم کے اوپر جا کر حملہ کریں گے۔ تو وہ رائٹ ٹائم کب ہوگا ہمیں نہیں پتا، لیکن یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ عراق نے اناؤنس نہیں کیا،
सऊदी अरब ने, जॉर्डन ने, फलाने ने अनाउंस नहीं किया हुआ, शाम ने अनाउंस किया हुआ है। इसके अलावा किसने अनाउंस किया हुआ है? यमन ने। सबसे पहले यमन ने किया था, और उसके बाद जिस ने कहा है, जिस कंट्री ने कि हम वी आर एट वॉर, वो सीरिया है। सीरिया ने कह दिया है कि हम इसराइल के साथ जंग करने के लिए जा रहे हैं और राइट टाइम के ऊपर हम हमला करेंगे। तो इस सारी सूरत हाल में, और उसके बाद फिर रशिया वहां पर आया, जिस तरह फ्रंट लाइन के ऊपर रशिया आ गया, फिर पता चला जी गोलान हाइट्स के सामने वो तो बेसिस बना रहे हैं, फिर उन्होंने पेट्रोलिंग शुरू कर दी, तो रशिया फ्रंट फुट के ऊपर आया। तो इस सारी सूरत हाल में अब वो पहुंचे हुए ईरान। तो उस सूरत में इधर से इसराइल ने बहुत बड़ा हमला जो है वो सीरिया पर कर दिया है, और इस पर ईरान की भी स्टेटमेंट सामने आई है। ईरान कह रहा है, व्हेन द ज़ायनिस्ट एंटिटी फेल्ड टू अचीव इट्स गोल्स इन गाजा, इट ट्राइड टू इंक्रीज टेंशन इन द रीजन इंक्लूडिंग सीरिया एंड लेबनान। जब वहां पर गजा फेल में हो गया, तो अब ये जंग इधर फैलाकर ये अपनी शिकस्त को फतह में बदलना चाहता है। द यूनाइटेड स्टेट्स हैज स्पेयर्ड नो अपॉर्चुनिटी टू डिस्ट्रॉय स्टेबिलिटी एंड सिक्योरिटी इन द रीजन एंड द प्रेजेंस ऑफ इट्स फोर्सेस इन सीरिया इज इलीगल। ईरान ये कैटेगोरिकली स्टेटमेंट जारी कर रहा है। वन ऑफ द इंपॉर्टेंट एंड स्ट्रेटेजिक पॉइंट इन कन्फ्रंटिंग द अटैक्स ऑफ द ज़ायनिस्ट एंटिटी इज क्रिएटिंग अ डेटरेंस फोर्स। अब देखें ना, मैं पहले भी तफसीलात आपको बयान कर चुका हूं कि सीरिया की जो इंस्टेबिलिटी है, जो इराक की इंस्टेबिलिटी है, वो दरअसल एक कवर है इसराइल की सिक्योरिटी के लिए, कि यानी यहां पर अगर मजबूत हुकूमतें होंगी, अगर यहां पर खुशहाली होगी, यहां की फौज मजबूत होगी, तो वो डायरेक्ट थ्रेट है किसके लिए? इसराइल के लिए। तो यहां पर तबाही लाना, यहां पर ये सारा कुछ करना जो कुछ हुआ, वो डायरेक्ट एक उसका फायदा इसराइल के लिए। इसराइल ही ने ये जंग शुरू करवाई थी, ये सारी लॉबिंग उन्होंने करवाई थी। तो देखें, अगर अभी तक देखें शाम अपने मसलों में उलझा हुआ है, तो अगर शाम अपने मसलों में ना उलझा होता, इराक अपने मसलों में ना उलझा होता, तो सोचिए फिर सूरत हाल कितनी मुख्तलिफ होना थी। अभी तो वो अपने मतलब उनके रेफ्यूजीज क्या, तबाही क्या, फाके क्या, और मतलब बेतहाशा इकॉनमी के मसाइल क्या, तो अपने मसाइल में उलझे हुए। लेकिन इसके बावजूद उन्होंने अनाउंस कर दिया है कि हम इसराइल के साथ जंग में जा रहे हैं। तो इस हवाले से आप सिर्फ ये बात ज़हन में रखें कि जो शाम की जंग होगी ना, जो शाम ने इस जंग में आना है, वो एक बिल्कुल डिफरेंट मामला होना है। देखिए, इस वक्त शाम में बशार अल असद की हुकूमत है, और बशार अल असद को रूस सपोर्ट कर रहा है, और बशार अल असद के खात्मे के लिए ये जंग शुरू की गई थी। जो शाम में जंग शुरू हुई है, बशार अल असद को खात्मे के लिए की गई थी, और इसको 24 घंटे का टाइम भी दिया गया था। आपको बता चुका हूं मैं कि बशार अल असद को 24 घंटे का टाइम दिया गया था कि निकलो, और फिर रूस की फॉरेन एंट्री और उसने बशार अल असद को बचाया। तो बात यह है कि उसकी जो बैकग्राउंड है शाम का, बहुत मुख्तलिफ है। वो ऑलरेडी वहां पर अमेरिकन से लड़ रहे हैं, वहां पर अमेरिका बैठा हुआ है। तो और अमेरिका बैठा किस लिए हुआ है? इसराइल को बचाने के लिए बैठा हुआ है। तो इसलिए शाम का जो मामला होगा वो बहुत मुख्तलिफ होगा, और जिस दिन शाम जंग में आएगा, फिर कोई जो है ना पॉइंट ऑफ नो रिटर्न फिर उसके बाद नहीं होना है, ठीक है। फिर वो गोलान हाइट्स भी वापस लेंगे, फिर इसराइल को भी अपने अंजाम तक पहुंचना होगा, क्योंकि वो पूरी तैयारी के साथ आएंगे। उस जंग में रशिया पूरी तरह से शामिल होगा, क्योंकि रशियन फोर्सेस इराक में नहीं है, रशियन फोर्सेस लेबनान में नहीं है, रशियन फोर्सेस यमन में नहीं है, रशियन फोर्सेस कहां है? शाम के अंदर है। तो शाम का जंग में आना मतलब यह है कि रशिया की पूरी ग्रीन लाइट के साथ आना है। तो वो जो शाम की जंग होगी वो भी एक बिल्कुल मुख्तलिफ तर्ज के ऊपर होगी, और वो फिर इसराइल को एक मंतकी अंजाम तक अपने जो है ना इख्तिताम तक पहुंचा के फिर उसके बाद ही शाम वापस लौटेगा, उससे पहले नहीं। अच्छा, अब नाज़रीन आपको लेबनान के हवाले से अपडेट करते हैं। लेबनान से भी बड़े हमलों की तफसीलात हमारे पास आ रही हैं। जो भी लेबनान से नाज़रीन खबर आ रही है, जो भी आ रही है, उस पर कोई छोटे मोटे हमले नहीं हो रहे। मतलब कई शहरों को एक साथ निशाना बनाया जा रहा है। मैं आपको बैकग्राउंड बता चुका हूं कि भाई 2-3 घंटे बाद हमारे पास इतनी खबरें इकट्ठी हो जाती हैं कि फिर वीडियो में आपको शेयर करना पड़ जाता है। वरना रूटीन में ऐसा पहले हो रहा था कि एक दिन में एक ही बार अपडेट करते थे, लेकिन चूंकि इस वक्त लेबनान बहुत फ्रंट फुट के ऊपर आया हुआ है, बहुत सारी तंजीमें वहां पर एक्टिव हैं, तो मुसलसल हमले की तफसीलात आ रही हैं वहां से। अभी नाज़रीन मिसाल के तौर पर आप देखिए, अल जज़ीरा रिपोर्ट कर रहा है कि सायरन्स आर साउंडिंग इन सेवरल एरियाज इन अपर गलीली एट बॉर्डर विद लेबनान, कि वो खुद अपनी जुबानी ये कह रहे हैं कि बहुत सारे एरियाज में सायरन बज रहे हैं। यानी एरियाज वहां पर छोटे छोटे शहर बसाए हुए हैं ना उन्होंने, ठीक है, एरियाज को खुली आबादियां उस तरह, मतलब वो वहां पर भी तो कब्जा ही है, तो कब्जा खास तरीके से कॉलोनीज वहां पर बनाई जाती हैं, तो उसी के अंदर वो उसको आप एक शहर कह सकते हैं। वहां पर एजुकेशनल सिस्टम भी होता है, हेल्थ का भी, कमर्शियल भी, सारा कारोबार, फैक्ट्री, सारा। तो
मुख्तलिफ उन सेटलमेंट्स के अंदर जो है वो सायरन्स बज रहे हैं, वहां पर हमले हो रहे हैं। फिर इस्लामिक रेजिस्टेंस ये बता रही है, वी टारगेटेड टुडे गैदरिंग ऑफ एनिमी सोल्जर्स ऑपोजिट द टाउन ऑफ वजानी विद अप्रोप्रिएट वेपन्स एंड हिट टारगेट एक्यूरेटली। इसराइली फौज की जो गैदरिंग थी उसको निशाना बनाया। फिर नाज़रीन बता रहे हैं, आवर फाइटर्स टारगेटेड रमथा साइट इन लेबनीज हिल ऑफ किफार शुबा विद मिसाइल। अब ये लेबनीज से मुराद, उन्होंने अपने इलाकों में हमला नहीं कर दिया, ये जो किफार शुबा की पहाड़ियां हैं ये वो मतलब लेबनान के इलाके हैं ना जिस पर उन्होंने कब्जा किया हुआ। इसलिए अगर आप इनकी स्टेटमेंट देखेंगे तो इसमें ये बाकायदा ऑक्युपाइड साथ लिखते हैं, ये इसराइल नहीं लिखते, ये ऑक्युपाइड फलस्तीन लिखते हैं, जो कि सही लिखते हैं। तो ये भी फर्क आपने समझना है कि जब भी लेबनान से स्टेटमेंट आएगी या यमन से आएगी ये ऑक्युपाइड पैलेस्टाइन लिखेंगे, ये इसराइल नहीं लिखेंगे। तो इसलिए ये लेबनीज हिल उनको लिख रहे हैं। फिर नाज़रीन बता रहे हैं कि टारगेटेड गैदरिंग ऑफ करंटीना हिल्स, यानी अब मुख्तलिफ चोटियों के ऊपर, पहाड़ों की जो चोटियां जहां पर इनकी पोजीशंस बनी हुई हैं इसराइली फौज की, उन पर हमले वो मुसलसल आगे बढ़ा रहे हैं। फिर नाज़रीन बता रहे हैं कि टारगेटेड अल मलकिया साइट विद मोर्टार शेल्स, तो मलकिया साइड के ऊपर मोर्टार के गोलों के साथ जो है वो हमला किया गया। तो ये नाज़रीन इस वक्त की तफसीलात है गज़ा से, वेस्ट बैंक से, उसके अलावा लेबनान से, शाम से, गुलान हाइट से। तो अब देखते हैं कि शाम जो विज़िट कर रहा है वहाँ पर उसके हुकाम ईरान में, वहाँ से क्या नया फैसला होता है, ये जो शाम पर हमला हुआ है इस पर वो क्या रिस्पॉन्ड करते हैं। तो ये फिलहाल वक्त की सूरत हाल है आपके साथ शेयर किया। अपनी राय जरूर आगा करें। जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।